Good evening, students. My name is Priyanka Vats Atri. I hope all of you are doing really very well in your new classes as the new session has begun. So मैंने भी एक आपके लिए पहल करी है कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 से 12 तक बायो से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर के आऊँ. So here I am with my first video. I hope all of you are going to like it. If you like it, then please share it with your friends and subscribe my YouTube channel BioGyan 11. अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है क्लास 9th के लिए. अब क्लास 8th तक हम लोगों ने साइंस एक क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट के जैसे एज साइंस पढ़ा था, लेकिन जैसे ही हम क्लास 9th में आते हैं तो हमारा जो साइंस है वो साइंस 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है. दैट्स बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इन वीडियोस में हम पढ़ेंगे अबाउट क्लास 9. अब क्लास 9th का जो सबसे पहले सिलेबस है मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. जो क्लास 9th का सिलेबस है दैट इज क्लास 9th की आपकी NCERT की बुक्स होंगी. NCERT की बुक्स में चैप्टर नंबर 5 that is the fundamental unit of life. चैप्टर नंबर 6. अब ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे अबाउट द सेल. अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 दैट इज द टिश्यूज. टिश्यूज हमारा नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम टिश्यू के बारे में पढ़ते रहेंगे. अब टिश्यूज जो है दिस इज मेड अप ऑफ सेल्स ग्रुप. ये सेल के ग्रुप से मिल करके बनता है. और इसके बाद लास्ट चैप्टर दैट इज जो अभी न्यू क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंगली हमारी बुक्स आ रही हैं NCERT की पब्लिश होकर के, उनमें जो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपके सिलेबस का वो होगा चैप्टर नंबर 12, जिसमें आई थिंक आप लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में. सो दिस वाज द ऑल अबाउट क्रॉप इम्प्रूवमेंट रिसोर्सेज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्यूरिकुलम सिलेबस, जिसमें आपको ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. सो अभी आज हम यहाँ पर अभी शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए बायोलॉजी का सिलेबस. जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द क्लास 9th सिलेबस और द क्लास 9 चैप्टर्स जो कि बायो के आपके साइंस के सिलेबस में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं. सो अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर भी आप कह सकते हो, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, जो आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग है, दैट इज चैप्टर 5, लेकिन हम उसको चैप्टर 1 ही मान रहे हैं. सो हम यहाँ पर अभी शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब एक बार इसी नाम को ही हम थोड़ा सा बड़ा अक्षरों में लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? लाइफ से आप लोगों का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो सांस लेती है, खाना खाती है और रेस्पिरेशन करती है. सॉरी, वही हो गया, सांस लेना, रेस्पिरेशन, खाना खाती है, एक्सक्रीशन करती है और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होता है. यानी कि और साथ साथ कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है या अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है, यानी एक जैसी अपने आप की कॉपीज बना सकती है. तो ऐसी कोई भी चीज, यानी ऐसी कोई भी थिंग जो ये सब चीजें कर सकती है, ठीक है, जिसमें यानी जो
न्यूट्रिशन यानी खाना खा सकती है, जो सांस ले सकती है यानी रेस्पिरेशन, जो कि अपने मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर सकती है, ऐसी कोई भी चीज जो ये सब चीजें कर सकती है उसे हम क्या कहेंगे, लाइफ, यानी लाइवली है वो चीज, उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। सो लाइफ हमें ये आ गया समझ में, यानी हमारी अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि अर्थ पर लाइव क्रिएचर्स कितने हैं, मिलियंस ऑफ लाइव क्रिएचर्स हैं हमारे पास। इनमें से कई हजार हमने डिस्कवर कर लिए और कई हजार ऐसे भी हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ उनके बारे में कहीं ना कहीं हम किसी बहुत दूर की कहानियों में सुनते आए हैं कि ऐसा कभी था। अब इसके बाद आता है फंडामेंटल वर्ड। अब ये फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या है, फंडामेंटल क्या होता है, अभी ये हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। अभी जैसे कि कोई भी हमारे आसपास बिल्डिंग बन रही है या जब हमने अपना घर बनाया होगा तो उस टाइम पर सपोज करो कि हमारे पास सीमेंट है, हमारे पास क्रशर है, हमारे पास आयरन रोड्स हैं, हमारे पास वाटर है, हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं एक्सेप्ट ब्रिक्स। हमारे पास ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल है एक्सेप्ट ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल है एक्सेप्ट ब्रिक्स। अब अगर हमारे पास ब्रिक्स ही नहीं है, सो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक अ हाउस? क्या हमारे लिए एक घर बनाना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चाहे हमारे पास कितने ही आयरन रोड्स हो, कितने ही हमारे पास सीमेंट हो, क्रशर हो, कुछ भी हो, अगर ईंटें ही नहीं है यानी ब्रिक्स ही नहीं है तो हम एक वॉल खड़ी कर ही नहीं सकते। वॉल ही नहीं खड़ी होगी तो हम घर कहाँ से बना सकते हैं? सो जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए उसकी सबसे छोटी से छोटी यूनिट या सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बेसिक चीज ब्रिक्स हैं, सिमिलरली हमारी लाइफ की, या यू कैन से कि हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, यानी जिससे मिल करके हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, वो क्या है? वो है सेल। अगर सेल ही नहीं होती तो कोई भी क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर डेवलप हुआ ही नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल यूनिट यानी जिनसे मिलकर के, यानी कि ये हमारे मिलियंस ऑफ नंबर में होते हैं, यानी जिनसे मिलकर के कोई भी एक विशालकाय चीज या कोई भी एक ह्यूज चीज बनी हुई होती है, उसे हम कहते हैं उस सब्सटेंस की या उस मटेरियल की यूनिट। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी गेट टू नो कि सेल जो है ये हमारा यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है। सो अब अगर कोई आपसे ये पूछे अब कि हम सेल को ही क्यों फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, तो अब आपके पास आंसर तो होगा नहीं। ये तो पता लग गया कि सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, लेकिन क्यों है अब एक बार हम उसको भी देखते हैं। अभी हमने ये देखा कि हमने अभी किसी भी ऑर्गेनिज्म को मींस किसी भी थिंग को हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म तब कहा जब वो ये सभी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। वो जब ये सभी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, कोई भी क्रिएचर है, वो जब ये सभी एक्टिविटीज परफॉर्म करके अपने आप को एक प्रूफ दे रहा है अपना कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
तो हमने सिर्फ सेल ही क्यों कंसीडर करी जब हमारे पास ये सभी प्रूफ है कि हाँ लाइफ है, ये सब चीजें हो रही है, तो इट मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये सेल्स का बना है, बस हमारे लिए इतना काफी था। लेकिन नहीं, क्योंकि हम तो यंग साइंटिस्ट हैं, हमें तो और आगे और अच्छी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती रहती है। सो अब सेल ही क्यों हमारी फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, अब हम वो देखते हैं। क्योंकि जो सेल है, क्योंकि एक जो सेल होती है, अगर हम अमीबा का एग्जाम्पल लेकर के देखें तो हम अर्ली क्लासेस में ये पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा जो है इट इज अ डायग्राम ऑफ अमीबा। अगर हम प्रीवियस क्लासेस का पढ़ते देखें, जैसे क्लास 7th में भी हमने पढ़ा है, क्लास 8th में भी हमने पढ़ा है कि जो अमीबा है, अमीबा टेक्स इट्स फूड, amoeba takes its food with the help of what? With the help of pseudopodia. अब pseudopodia क्या होते हैं? These are the false feet, यानी कि अमीबा जो है जैसे ही किसी फूड पार्टिकल को सेंस करता है, ये उसकी तरफ फॉल्स फीट लेकर के पहुंच जाता है और उस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। इस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, सो हमने अमीबा का जब ये देखा कि अमीबा ने फॉल्स फीट के थ्रू अपना फूड लिया, डाइजेस्ट किया और उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। अमीबा बेसिकली अब है क्या, हम ये देखते हैं। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी हमने अर्ली क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 7th में भी, क्लास 8th में भी, दैट अमीबा बिलोंग्स टू द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैटेगरी। ठीक है, और क्लास 9th में अब हम ये भी देखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ठीक है, सो जिस तरह से हमने ये देखा कि अमीबा एक छोटी सी सेल है, उसको ही हमने अमीबा कहा। जब ये छोटी सी सेल अपना फूड इनटेक कर सकती है, एक्सक्रीट आउट कर सकती है, यानी फूड इनटेक किया यानी इसने अपना न्यूट्रिशन किया, एक्सक्रीट आउट यानी जो भी इसकी बॉडी में वेस्ट बना उसको इसने एक्सक्रीट कर दिया। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें होती रहती है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट्स के थ्रू। यहां पर साइटोप्लाज्म के मूवमेंट्स के थ्रू यहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी होता रहता है। वो किया इसने साइक्लोसिस के थ्रू, जिसको हमने कहा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स। तो इस तरह से ये सब करते करते हमने देखा कि यहां पर एक सेल, एक सिंगल सेल भी कैपेबल होती है अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी। सो जब सारी लाइफ एक्टिविटीज एक सेल परफॉर्म कर सकती है तो इसीलिए तो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही कहा गया। सिर्फ और सिर्फ सेल को ही कहा गया, हमने टिश्यू को क्यों नहीं कहा? क्योंकि टिश्यूज जो हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं। एक जैसी सेल जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनसे मिलकर के टिश्यूज बनते हैं। सो इन दिस वीडियो अब यहां तक अभी तक हमने पढ़ा है कि हमने वाई सेल इज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल ही क्यों कहलाई गई हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम पढ़ेंगे कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ सेल। नाउ वन मोर थिंग, हमारा जो बायोलॉजी में हमारी साइंटिस्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हम साइंटिस्ट का नाम तो बोलेंगे लेकिन वहां पर इन्वेंटेड नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम वहां पर वर्ड यूज करेंगे या तो डिस्कवर्ड या फिर ऑब्जर्व्ड। वहां पर कहीं भी हम इन्वेंटेड तो हमारा नहीं होगा। इन्वेंटेड जो है वो आगे
एप्लीकेशंस में आ जाता है इसकी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम वो पढ़ेंगे जो ऑब्जर्व हुआ और जो डिस्कवर हुआ। सो अब हिस्ट्री ऑफ सेल में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। अब रॉबर्ट हुक क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ही थे जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर, और यू कैन से, सॉरी मैंने खुद वर्ड यूज कर दिया, ये सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था। अब इन्होंने ये कैसे किया था, कब किया था, वो तो हमें पता लग गया कब किया था, लेकिन कैसे किया था ये नहीं पता। इन्होंने क्या किया था रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क का स्लाइस लिया। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क स्लाइस लिया और ये इतना थिन था, यानी अल्ट्रा थिन स्लाइस था। इन्होंने ये कॉर्क स्लाइस लिया एंड इस कॉर्क स्लाइस को फिर इन्होंने ऑब्जर्व करा अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा। सो व्हाट ही फाउंड इन हिज ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये देखा कि जो ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ये स्ट्रक्चर देख के कुछ याद आया? बचपन में आप लोगों ने, बचपन में क्यों, अभी भी आप लोग देखते होंगे, अभी भी आप बूढ़े थोड़े ना हुए, अभी भी आपका बचपन ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी हनी बीज हैं या मधुमक्खी हैं, वो इस तरह से कुछ अपना, जब हनी मीन्स जब वो अपना घर बनाती है तो उसको जब हम अंदर से देखते हैं, यानी हनी कॉम्ब को जब हम अंदर से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, ऐसा कुछ। क्या ऑब्जर्व करा रॉबर्ट हुक ने? He observed a thin cork slice under the microscope and what did he found? What did he find? He found there are some empty spaces. Empty spaces हैं, and these empty spaces are arranged like a honeycomb. वो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के जैसे अरेंज्ड थे, बट दीज स्पेसेस आर एक्चुअली एम्प्टी। एम्प्टी तो वो होने ही थे, क्यों? क्योंकि जो कॉर्क स्लाइस थी, यानी जो कॉर्क होता है, वो हमारा प्लांट और ट्री बार्क से बनता है। अब जो ये ट्री बार्क होती है, ये एक डेड टिश्यू होता है। अब अगर कोई भी चीज डेड है तो उसमें लिविंग मटेरियल होगा या नहीं होगा? उसमें लिविंग मटेरियल नहीं था। इसीलिए हमें ये एम्प्टी स्पेसेस इस तरह से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड दिखाई दिए। अब इन एम्प्टी स्पेसेस को एक लैंग्वेज है, दैट इज लैटिन लैंग्वेज। आई थिंक आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना ही होगा। लैटिन लैंग्वेज में इन एम्प्टी स्पेसेस को क्या कहा जाता है? सेल्यूले। क्या कहा जाता है? सेल्यूले। जो सेल वर्ड आया वो यहां से आया। क्लियर? सेल जो वर्ड आया वो यहां से आया।
सो यहाँ पर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमने देख लिया, थिन कॉर्ड स्लाइस देख ली, सेल्यूलर पढ़ लिया, लैटिन लैंग्वेज पढ़ ली, सेल वर्ड देख लिया कहाँ से आया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी डिस्कवरी पर। अब दूसरा साइंटिस्ट कौन था? दूसरा साइंटिस्ट था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। दूसरा साइंटिस्ट था एंटोन वॉन बायोलॉजी में स्पेलिंग्स इतनी टिपिकल होती है ना कि लिखने से पहले खुद सोचना पड़ता है कि ये सही लिख रही हूं या नहीं। सो ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इसने क्या ऑब्जर्व करा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो हमारी सेल्स हैं वो एम्प्टी स्पेसेस को हमने कह दिया कि जो कॉर्क स्लाइस में हमने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करा उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस थे उसको हमने कह दिया ये सेल है। ठीक है जी, वो सेल थी भी, हमने ऑब्जर्व भी कर ली। अब अगर कोई सेल है और वो उसका सिर्फ हमें आउटर कवरिंग ऑब्जर्व हुआ, देन इट मीन्स वो कभी ना कभी तो लिविंग थी ही ना, कभी तो वो लिविंग थी। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये काम किया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक लाइव सेल को ऑब्जर्व करा और जो फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने ऑब्जर्व करी वो थी बैक्टीरिया की। वो ऑब्जर्व करी इन्होंने बैक्टीरिया की। अब जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक फिजिस्ट थे। यानी इन्होंने माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था, बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने अपना एक, और उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने एक जो पहली लिविंग सेल ऑब्जर्व करी थी वो थी बैक्टीरिया की। इन्होंने अपने चलते फिरते माइक्रोस्कोप के साथ उस माइक्रोस्कोप, इन्हें अपने इस माइक्रोस्कोप से इतना प्यार था कि कहीं भी जाते थे तो अपने माइक्रोस्कोप को साथ लेके जाते थे। तो माइक्रोस्कोप को साथ लेके जाते थे तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही पानी में इन्होंने कुछ मूवमेंट्स देखे। पानी ऑब्वियसली कहीं नदी के पास बैठे होंगे या कहीं झरने के पास बैठे होंगे या कहीं बैठे होंगे ये पानी की ऐसे सोर्स के पास। सो वहां पर इन्होंने पानी में कुछ मूवमेंट्स देखे। तो पानी में जैसे ही इन्होंने मूवमेंट्स देखे इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये मूवमेंट्स किसके थ्रू हैं, किसकी वजह से है। सो व्हाट ही फाउंड द फर्स्ट लिविंग सेल दैट वाज ऑफ बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि थर्ड साइंटिस्ट जो हमारे आए यानी मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन जी। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? रॉबर्ट ब्राउन जी ने ऑब्जर्व करा न्यूक्लियस को। इन्होंने ऑब्जर्व करा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, सॉरी 17 नहीं, इन टाइमलाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस ऑफ द सेल को ऑब्जर्व करा। इसके बाद आता है हमारा कौन? परकिंजे, PURKINJE, परकिंजे। परकिंजे ने ऑब्जर्व करा कि जो हमारी लिविंग सेल हैं, जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स हैं, दे हैव अ लिक्विड मटीरियल इनसाइड देम। सेल्स के अंदर एक लिक्विड मटेरियल है। तो इन्होंने इस लिक्विड मटेरियल का नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने इस लिक्विड मटेरियल का नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद आते हैं हमारे शेल्डेन एंड श्वान। शेल्डेन अलग साइंटिस्ट थे और श्वान अलग साइंटिस्ट थे। अब इन दोनों ने ऑब्जर्वेशंस भी अलग अलग ही की थी। शेल्डेन ने ऑब्जर्व किया था दैट एवरी प्लांट is
मेड अप ऑफ सेल्स। शेल्डेन ने ऑब्जर्व करी थी ये बात अबाउट प्लांट्स एंड श्वान ने ऑब्जर्व करी थी ये बात अबाउट एनिमल्स। ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर? शेल्डेन एंड श्वान, इन दोनों ने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स ये भी हमारे किन से बने हैं? सेल्स से मिलकर के बने हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे एक सबसे महान ज्ञाता जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने अब क्या बताया था? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था लैटिन लैंग्वेज में। अब हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं। ओमनी सेल्युला ई सेल्युली, यानी कि द न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस, यानी नया कुछ भी नहीं है, नया जो भी आ रहा है वो पुराने से आ रहा है। द ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। सो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जो कि हमारी हिस्ट्री ऑफ सेल से रिलेटेड हैं। मैंने इनमें से कुछ के आपको ईयर्स भी बताए हैं। ये रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी करी 1665 में। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये डिस्कवरी करी। फर्स्ट लिविंग सेल है बैक्टीरिया, ये इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1674। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। इसके बाद परकिंजे ने ये ऑब्जर्व करा था इन 1840 अबाउट द लिक्विड मटेरियल, यानी जिसको हमने क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म। ये कब आया था? 1840। इसके बाद हमारे थे शेल्डेन एंड श्वान ने ये ऑब्जर्व करा था। इनफैक्ट पहले ये आ गया था दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये आया था। हाँ, ये था हमारा 1838 में। परकिंसन ने ये दी थी थ्योरी 1840 में। एंड सबसे लास्ट में रुडोल्फ वर्चो थे 1858 सॉरी थोड़ा कोल्ड है। 1858 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी ओमनी सेल्युला ई सेल्युले, यानी ऑल द न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। So this is all about my first lecture. I hope all of you are going to like it. If you like it and मैंने आपको अगर कुछ थोड़ी सी अच्छी बातें सिखाई हो, समझाई हो, आपको मेरा तरीका समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगी आपको आंसर कर दूंगी।